नमस्कार। चलिए आज मिलकर भारतीय संविधान को समझते हैं, वो भी एकदम तेजी से। ये एक तरह का क्विक रिवीजन होगा, यूनिट बाय यूनिट, जो एग्जाम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक सफर पे निकलेंगे जिसमें 6 बहुत जरूरी यूनिट्स को कवर किया जाएगा। शुरुआत होगी इसकी ऐतिहासिक नींव से और हम समझेंगे कि एक नागरिक होने के क्या मायने हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। आखिर हमारे देश की ये रूल बुक आज़ादी की लड़ाई की आग में कैसे तैयार हुई? देखिए, ये सफ़र कोई शांत कमरे में बैठकर तय नहीं हुआ था। इसके पीछे आज़ादी की दशकों लंबी लड़ाई थी। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने इसे लीड किया और इन्हीं संघर्षों से निकलकर आई हमारी संविधान सभा। तो सबसे जरूरी बात, हमारा संविधान भारत को 4 पिलर्स पर डिफाइन करता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है SSDR। सॉवरेन यानी भारत अपने फैसले खुद लेगा। सेक्युलर यानी स्टेट का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। डेमोक्रेटिक यानी असली पावर लोगों के हाथ में है। और रिपब्लिक यानी हेड ऑफ स्टेट चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। और इन 4 पिलर्स के साथ हर नागरिक से 4 बड़े वादे भी किए गए हैं। इसका मेमोनिक है JLEF, यानी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। सच पूछिए तो यही हमारे संविधान की आत्मा है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पिलर की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये है इक्वालिटी, यानी समानता का मौलिक वादा। अच्छा, अब आर्टिकल 14 के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। ये 2 पावरफुल आइडियाज को मिलाता है। एक है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने कोई स्पेशल नहीं, सब बराबर। और दूसरा है अमेरिकन कॉन्सेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, जिसका मतलब है कि सच्ची बराबरी लाने के लिए स्टेट को जरूरत पड़ने पर कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने होंगे। तो अगर स्टेट को अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग नियम बनाने हैं तो उसके लिए एक टेस्ट पास करना पड़ता है। इसे कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट। स्टेप 1, जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है उसके पीछे का फर्क साफ और समझ में आने लायक होना चाहिए। और स्टेप 2, उस क्लासिफिकेशन का कानून के मकसद से एक सीधा लॉजिकल कनेक्शन होना जरूरी है। इससे यह पक्का हो जाता है कि कुछ भी मनमाने ढंग से ना हो। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार केस ने इसी प्रिंसिपल को और मजबूत किया। चलिए अब बात करते हैं उन आज़ादियों की जो हर नागरिक को एम्पावर करती हैं। और ये सब हमें मिलती हैं एक बहुत ही जरूरी आर्टिकल से, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में हमें 6 तरह की फंडामेंटल फ्रीडम्स मिलती हैं। बोलने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी और भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, ये फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं है। इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध लग सकते हैं, देश की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और जब आज़ादी की बात हो रही है तो डिजिटल इंडिया के लिए एक लैंडमार्क केस जरूर याद आता है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को हटा दिया था। ये ऑनलाइन स्पीच को बेमतलब की गिरफ्तारी से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। ओके, अब आते हैं भारत की एक डिफाइनिंग फीचर पर, यहाँ का अनोखा सेक्युलरिज्म, जो इतने सारे धर्मों वाले इस देश को एक साथ जोड़े रखने वाले ग्लू की तरह काम करता है। महात्मा गांधी के इस विचार से बेहतर भारतीय सेक्युलरिज्म को शायद ही कोई समझा सकता है। उनका कहना था कि भारत का सपना एक धर्म का देश बनना नहीं है, बल्कि ऐसा देश बनना है जहां सभी धर्म एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। देखिए, दुनिया में सेक्युलरिज्म के 2 मॉडल हैं। वेस्टर्न मॉडल, जिसे वॉल ऑफ सेपरेशन कहते हैं, जहां स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन भारत का मॉडल अलग है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, मतलब स्टेट सभी धर्मों से एक सम्मानजनक दूरी बनाकर रखता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े, जैसे कि न्याय और समानता के लिए, तो वो इंटरवीन भी कर सकता है, जैसा कि हमने सबरीमाला केस में देखा। अब बात करते हैं उन 3 पावरफुल शील्ड्स की, 3 ऐसी ढालों की जो हमारा संविधान स्टेट की पावर के खिलाफ हर इंडिविजुअल को देता है। पहली ढाल है आर्टिकल 20। ये कहता है कि किसी को ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो उस वक्त अपराध था ही नहीं जब वो किया गया था, और न ही एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा हो सकती है। दूसरी ढाल, और शायद सबसे जरूरी, है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ये सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। सालों से सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे को बहुत बढ़ा दिया है। अब इसमें राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, यहां तक कि लाइवलीहुड का अधिकार भी शामिल है। मेन का गांधी केस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और आखिरी
तीसरी ढाल है आर्टिकल 22। ये पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक साफ रूल बुक है। ये गारंटी देता है कि गिरफ्तारी के वक्त आपको वजह बताई जाएगी, आपको अपने वकील से बात करने का हक होगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। चलिए अब हम अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम देखेंगे कि संविधान का लॉन्ग टर्म विजन क्या है और एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो यहाँ एक बैलेंस समझना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स यानी एफआरस और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी डीपीएसपीस के बीच का बैलेंस। एफआरस एक ढाल की तरह हैं जिनको कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है। ये स्टेट को बताते हैं कि क्या नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ डीपीएसपीस एक कंपास की तरह हैं। ये एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये स्टेट को रास्ता दिखाते हैं कि क्या करना है एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। और ये लीजिए हमारे पूरे सफ़र का एक क्विक समरी। ये टेबल आपकी अल्टीमेट रिवीजन शीट है। यहाँ सारी 6 यूनिट्स, उनके कोर टॉपिक्स, ज़रूरी आर्टिकल्स और लैंडमार्क केसेस सब एक जगह है। एग्जाम से पहले एक नज़र डालने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले एक सवाल। आज के इस डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया और एआई का बोलबाला है, आर्टिकल 19 में दी गई आज़ादियों में से किस पर सबसे ज़्यादा खतरा है? अगर ये विश्लेषण आपको मददगार लगा तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक बटन ज़रूर दबाएं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जो सवाल हमने पूछा था उस पर आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया।